रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं आराम से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाची पर मेरी नज़र पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़ी थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाची, परेशान से लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा कि मैं अखबार एक और रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेहिचक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी का चुप्पी देखकर दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। बेटा आकाश, तूने कभी भी मेरी बात नहीं टाली है। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू कोमल से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं है। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब क्या वह अकेली कहाँ जाएगी। चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सहज उठी थी, गला भर आया था। मैं उनकी बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ ही नहीं पा रहा था। दूसरी ओर मेरा प्यार जो पनप चुका था, मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि जीवन पथ का अगला मोड़ क्या और कैसे होगा कोई नहीं जानता। आज जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे समक्ष खड़ा हो गया था जिसने मुझे अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपने प्यार में से किसी एक का चुनाव करना था। मेरा बचपन शुरू में काफ़ी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। पापा सरकारी नौकरी करते थे और माँ कुशल गृहिणी। दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह प्यार मिला रहा। आगरा के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। पढ़ाई में मेरी विशेष दिलचस्पी थी, इसलिए शुरू से ही मैं तेज़ रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ बाप का पूरा प्रोत्साहित मिलता रहा, इसलिए सभी क्षेत्र में अच्छा कर मैं अपने परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। पर अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ बाप का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की ना तो बुद्धि थी और ना ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन परीक्षा में दादी ने मुझे अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के घर मुझे ले आई। मैं चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा आयन था जो मुझसे 4 साल छोटा था। चाची ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरे रहने सहने, खाने पीने, पढ़ाई लिखने आदि सब व्यवस्था देखते, लेकिन मेरे और आयन के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा फ़र्क रहता। जैसे चाची मुझसे नज़र बचाकर आयन को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन वह मेरी लाख मना करने पर भी मुझसे शेयर करता। मैं चाचा चाची के साथ भेदभाव नज़रअंदाज करके दिल से उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे बेसहारा को सहारा तो दिया ही, साथ में अच्छे स्कूल में भी मेरा नाम लिखवाया। मेरी दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रही, किंतु वे माँ बाप के निधन से अंदर तक टूट चुकी थी। उनके जाने के 2 वर्ष के बाद ही वे भी चल बसी। चाचा चाची आयन की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों के पास की। फिर बीकॉम करने के बाद रेलवे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी नौकरी में लग गया। मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूँ, क्योंकि दोनों को ही बढ़ती उम्र के
साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी थी। आयन ने बेंगलोर में एमबीए किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हम सभी उसकी खुशी से काफ़ी खुश थे। उसे कोमल से प्यार हो गया तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद वो दोनों बेंगलुरु लौट गए। आयन की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा। उसी दौरान शीतल ने कब उसमें जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। शीतल मेरे ही साथ काम करती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य, विशाल हृदय मालूम होती थी, क्योंकि हमेशा ही सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी कंधे को कभी किसी अंधे को सड़क पर पार करवाती तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफ़र कर देती। मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगने लगती, क्योंकि वे मेरे स्वभाव से मेल रखते थे। हम दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। धीरे धीरे हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता, किंतु चाह कर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही महसूस होती, क्योंकि उसकी आंखों में चाहत, समर्पण दिखाई देता। मैं अपनी विवाह हेतु चाची से चर्चा करना चाहता था, किंतु झिझक महसूस होती। कई बार आयन की मदद लेने का विचार आया, किंतु वह अपनी नौकरी एवं गृहस्थी में ऐसा मस्त था कि उसे चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उसके अलावा उसका हमारे पास आना ही बहुत कम एवं सीमित समय के लिए हो पाता। उस दौरान मेरा संकुचन स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। कोमल के गर्भवती होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। 5 माह का गर्भ हो चुका था। चाची बड़ी लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती, तो नए मेहमान के आगमन की खुशियाँ से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपनी संकुचन स्वभाव के कारण कोमल से थोड़ा दूर ही रहता। हम दोनों में कभी कभी ही बात होती। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक आयन को एक बीमारी ने मार दिया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। कोमल तो पत्थर की मूर्ति सी बन गई थी, एकदम शांत, गमहीन। मैं स्वयं के साथ साथ सभी को संभालने की कोशिश कर असफल कोशिश में लगा रहता। कोमल को समझाते हुए कहता कि कोमल, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह आंसू पोंछते हुए सबने लगती। आयन के जाने के बाद हम सभी का जीवन रंगहीन, उमंगहीन हो गया था। हम सभी अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए मालूम होते। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर मेरे मानसिकता में हलचल मचा रही थी। चाचा जी कोमल से विवाह करने की बात पर मेरे जवाब सुनना चाह रहे थे। वे मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा गुजरा कल आज कोमल के साथ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। कल जब मैं अपने माता पिता से बिछुड़कर चाचा चाची के समक्ष सहारे की उम्मीद लिए आ खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मेरा जाने क्या होता। सत्य है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा जी यदि मेरी जान भी मांग लेते तो बिना सोचे समझे मैं सहज दे देता, किंतु चाचा जी ने कोमल से विवाह का प्रस्ताव रखा, मुझे असहमति में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, चाचा जी, कोमल को मैं हमेशा अपनी छोटी बहन मानता हूँ। ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हुए चाचा जी रो पड़े। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी, स्वयं को संभालिए। यो निराश होने से समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? मैं नहीं जानता था कि आप लोग कोमल के पुनर्विवाह के हेतु विचार कर रहे हैं।
दरअसल मेरा मित्र अपने विदुर भैया के लिए मुझसे कोमल का हाथ मांग रहे थे, किंतु मैं उसके प्रस्ताव पर सोच रहा था कि अभी बेचारी आयन के गम से उभर भी नहीं पाई है। उसका बच्चा कोमल के गर्भ में है। ऐसे में उससे मैं कैसे और शादी करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त, गंभीरता से विचार कर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु वह जो हो चुका है वो अब उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। मेरी भाभी बेटे के जन्म के साथ चल बसी। आज बेटा 1.5 वर्ष का हो गया है। मेरी माँ बच्चे को लालन पोषण करती है, किंतु वह बूढ़ी और बीमार है। भैया दूसरी शादी के लिए इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर उनकी दूसरी पत्नी उनकी जान से प्यारे बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही बात कोमल के साथ भी आ खड़े हुई है, लेकिन उस बेचारी जिंदगी किस सहारे निकालेगी। उसने मुझे विस्तार से समझाते हुए कहा कि देख दोस्त, मेरा भैया और कोमल दोनों संयोगवश अपने जीवन साथियों से बिछड़ आधे अधूरे हो गए हैं। हम दोनों को उनको मिलाकर उनके जीवन को सरल एवं सफल बनाएं, यही उचित होगा। मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखा है। दोनों एक दूसरे के बच्चे को अपने पर जीवन साथी बन जाए, इसी में दोनों का सुख है। जो घटित हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु उनका भविष्य तो अवश्य सुधरा जा सकता है। गंभीरता से विचार करने पर मुझे भी उसका प्रस्ताव उचित लगा, किंतु आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करने का साहस मुझ में न था। आज आप ने चर्चा की तो कहने का साहस जुटा पाया। चाचा जी मेरी बात शांति से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, क्योंकि अब वे संतुष्ट नजर आ रहे थे। चाची जी, जो अब तक पर्दे की आड़ से हमारी बातें सुन रही थी, लपक कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और अधीरता से बोली, बेटा, कैसे है वो लड़का, क्या करता है, उम्र क्या है उनकी, और क्या तूने उनसे मिला है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको पलंग पर बैठाते हुए कहा, चाची जी पहले आप इम्तिहान से बैठिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। बड़े नेक और संस्कारवान इंसान है वो। सरकारी स्कूल में शिक्षक है और मेरी भी उम्र के होंगे। वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मैं तो कोमल को देखकर चिंतित हो जाता हूँ। समझ नहीं पाता हूँ कि इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं। अभी बेहद गुमसुम सी रहती है। बेटा तू चिंता ना कर, मैं उसे विवाह के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना ही होगा। विवाह होने से वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी, जिसका प्रभाव घर पर भी सकारात्मक पड़ेगा। बेटा, वह अभी स्वयं को अकेली एवं असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ। यदि उसे सहारा मिल जाएगा तब उसे दुनिया और जीवन प्रकाशवान लगने लगेगा। हम सबके सहयोग और प्रोत्साहन से वह सामान्य जीवन के प्रति अक्सर हो जाएगी, चाची ने समझाते हुए कहा। फिर चाची 2 मिनट बाद बोली, बेटा, कोमल की शादी के बाद हम तेरी शादी भी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ कोमल के संबंध में ही सोचना चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ी विपदा उस पर आ पड़ी है। हाँ बेटा, बहुत दुख लगता है उसे यूँ मूर्त बना देखकर, लेकिन तेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर देना चाहती हूँ। कोई नज़र में हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सिर सहला दिया। मैं शीतल का याद करके मुस्कुरा दिया। भैया के साथ कोमल की शादी कर दी गई। उनके प्यार, सशरण एवं हम सभी के स्नेह, सहयोग एवं प्रोत्साहन से कोमल ने स्वयं को संभाल लिया। कोमल ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
तो हम सभी को सारा संसार गुलजार महसूस होने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह हुई थी कि अब कोमल खुश रहने लगी। बच्चे के नामकरण हेतु घर में चर्चा होने लगी। तो मैंने कहा, भैया आपने बेटे का नाम बहुत प्यारा एवं रखा है, उसी तरह बेटी का नाम भी आप ही बताइए। भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बेटी का नाम होगा आशा। फिर प्यार से उन्होंने कोमल की ओर देखा। कोमल उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी, मानो कह रही हो कि आपको पाकर मैं धन्य हो गई। मेरी शादी भी शीतल से हो गई।